इन दिनों 21वीं सदी में ये मान लेना आपके लिए काफी उचित होगा कि ग्रह पर शेष भूमि और क्षेत्रों का हर एक टुकड़ा किसी के द्वारा दावा किया जाता है। पूरे दुनिया का पता लगाया गया है, नक्शे के हर कोने को सटीक रूप से भर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि अब सब कुछ एक सदी से अधिक समय से कहाँ है, लेकिन आप जो सोच सकते हैं उसके बावजूद अभी भी भूमि के 3 वास्तविक टुकड़ा अभी भी शेष है जो लावारिस बने हुए हैं। किसी भी आधुनिक देश द्वारा अब तक उनमें से सबसे बड़ा एंटार्क्टिका पर भूमि का ये विशाल टुकड़ा है जिसे मारे बार्डलैंड के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये वास्तव में बहुत दिलचस्प नहीं है क्योंकि ये एक एंटार्क्टिका है और कोई भी वहाँ नहीं रहता है या वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए भूमि का एक और लावारिस हिस्सा हो सकता है। यहाँ अफ्रीका में पाया जाता है जो मिस्र और सूडान के देशों के बीच सहारा रेगिस्तान के बीच में गहरा है। यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई इसे नहीं चाहता है और इसलिए सैद्धांतिक रूप से कोई भी अपने लिए दावा कर सकता है। और मैंने पहले ही इस बारे में एक पूरे वीडियो बना लिया है। ग्रह पर छोड़े गए लावारिस भूमि का शेष तीसरा टुकड़ा उनमें से सबसे छोटा है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प है क्योंकि ये सभी जगहों पर स्थित है। यूरोप का केंद्र एक महाद्वीप जहां का स्वाभाविक रूप से सोचेंगे प्रत्येक वर्ग इंच भूमि पर पहले से ही किसी के द्वारा दावा किया जा चुका है, और जबकि है हजारों वर्षों के इतिहास में अब यह ज्यादातर किसी न किसी तरह से अभी भी थोड़ा सा हिस्सा है जो सीधे टावर पर क्रोएशिया और सर्बिया के बीच दान्यूब नदी के बगल में स्थित है, जो किसी न किसी तरह हर किसी के पास है। और यह वर्तमान में पृथ्वी पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र द्वारा लावारिस बना हुआ है और यह लगभग 7 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विशेष रूप से छोटा क्षेत्र नहीं है। यह न्यूयॉर्क शहर में केंद्रीय पार्क के आकार का लगभग 2 गुना है और यह 2 अन्यपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्र से भी बड़ा है जो यूरोप के वेटिकन सिटी मोनाको में है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया में कोई देश नहीं है अपने लिए जमीन का दावा कराता है और क्योंकि कोई भी वास्तव में वहाँ नहीं रहता है। यह सैद्धांतिक रूप से तेरा नायोलियस नामक कानूनी शब्द के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ आता है कि सैद्धांतिक रूप से अब सहित कोई भी इस पर अपने लिए दावा कर सकते हैं और क्षेत्रों पर एक नया देश शुरू कर सकता है। लेकिन हर चीज के साथ कुछ कैच है और उन्हें समझने के लिए आपको पहले इतिहास को थोड़ा समझना होगा कि ये पूरे विचित्र स्थिति पहले स्थान पर क्यों मौजूद है। तो आइए 19वीं सेंचुरी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तब ये क्षेत्र और इसके आसपास का पूरे क्षेत्र हैब्सबर्ग और फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसके अर्थ है कि आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश एक बार वास्तव में इस पूरे गतिविधि के लिए दोषी नहीं है। आज के आधुनिक दुनिया में आज के रूप में दान्यूब नदी के दोनों ओर की भूमि वेस्ट में क्रोट्स और ईस्ट में सर्बो द्वारा बसे गए थे, लेकिन ये ऑस्ट्रो हंगेरियन सरकार थे जो वियना बुदापेस्ट में स्थित थे, जिसने म्युनिसिपल बाउंड्रीज को डिजाइन किया था। उनके बीच निष्पक्ष होने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये सीमाएं बस दान्यूब नदी के मार्ग को अनुसरण कराते थे, क्योंकि ये उस समय वापस आ गया था जब ऑस्ट्रो हंगेरियन सरकार ने कोशिश करने और दान्यूब को सीधे करने का फैसला किया था। विभिन्न हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना के माध्यम से नदी को अधिक आसानी से नवायन योग्य बनाने के लिए वे अनजाने में क्रोएशिया और सर्बिया के भविष्य के देशों के बीच एक क्षत्रिय विवाद पैदा कराने में सफल रहे, क्योंकि दशकों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रियो हंगेरियन का पता हो जाएगा और फिर क्रोएशिया और सर्बिया दोनों खुद को युगोस्लाविया के अंदर पाएगा, जो अंततः खुद ही दह जाएगा। 1990s के दशक में और अचानक सदियों में पहली बार क्रोएशिया और सर्बिया ने खुद को पूरी तरह से अलग देशों के रूप में पाया और पिछले कई दशकों में यहाँ की दान्यूब नदी जो सैद्धांतिक रूप से सीमा के रूप में काम कराते थे और अब एक अलग आकार में चले गए थे, जबकि वे दोनों इसका हिस्सा थे। वही देश यह वास्तव में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन अब वे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, तो ये अचानक बहुत मायने रखता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दान्यूब ने इसे धीरे धीरे इस तरह से किया कि 100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन बचे। इन सभी स्थानों में सैद्धांतिक रूप से सर्बिया क्या होगा ईस्ट की तरफ अच्छी तरह से चलता है या केवल नदी के वेस्ट तट पर 10 और 30 स्क्वायर किलोमीटर भूमि के बीच कहे छोड़ दिया है, जो इन 3 वास्तव में छोटे जीवों में केंद्रित है। और वह भूमि जिस पर कोई दावा नहीं कराता है, जो सभी सैद्धांतिक रूप से क्रोएशिया से संबंधित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सर्बिया ने आधुनिक सीमा पर जोर दिया है। उनके और क्रोएशिया के बीच अभी भी है ये दान्यूब नदी, जैसा कि ये आज है। इस बीच क्रोएशिया का कहना है कि सीमा दान्यूब नदी का
ऐतिहासिक मार्ग है क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी में एक सदी से भी पहले की थी, जब म्युनिसिपल बाउंड्री पहली बार खींची गई थी। भले ही नदी कैसे बदल गए हो, आज प्रभावी रूप से इसका मतलब है कि दोनों पक्षों ने भूमि के इस सभी हिस्सों पर पूर्व में दावा किया है। अच्छी तरह से कोई भी पक्ष उस भूमि के टुकड़े का दावा नहीं कराता है जो दान्यूब के वेस्ट में है, क्योंकि सर्बिया के दृष्टिकोण से सीमा दान्यूब नदी है जैसा कि आज है, और नदी के वेस्ट में भूमि का लावारिस टुकड़ा इसीलिए क्रोएशिया का एक हिस्सा है। लेकिन क्रोएशिया इसका दावा नहीं कराता, क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि वे दान्यूब नदी को पहचानते हैं, जैसा कि आज सर्बिया की तरह ही उनके बीच के सीमा के रूप में मौजूद है। और इसका मतलब है कि ईस्ट में अधिक भरपूर भूमि के लिए अपने सभी अधिक मूल्यवान दावों को जब्त कराना होगा। इसलिए न ही क्रोएशिया और न ही सर्बिया इस भूमि के टुकड़े का दावा कराते हैं। और क्यों दुनिया का कोई भी देश यूरोप के मिडल में इसे नो मैंस लैंड नहीं बनाता है। किसी और का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान में दो देशों के बीच विवाद का विषय है। सर्बिया ने पहले ही कहा है कि जब ये पूरे मामले को तुच्छ पता है तो उत्तर भूमि का काल्पनिक नया राज्य इसका उल्लंघन नहीं कराता है। सर्बिया सीमा जो ये कहता है कि दान्यूब द्वारा चित्रित किया गया है। इस बीच क्रोएशिया ने कहा है कि बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भूमि या तो सर्बिया या तो क्रोएशिया को दे जाने चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष को, क्योंकि ये अपने लिए भूमि का दावा नहीं कराता है। क्रोएशिया इसे तटस्थ रखना पसंद करता है ताकि इसे सर्बिया में बार्टरिंग चिप के रूप में उपयोग करना जारी रखा जा सके। उसी समय शिकागो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में 2016 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसकी जांच की गई थी। यदि ये क्षेत्र जो उदार है और सर्बिया के रूप में अपना होने का दावा कराता है और फिर सर्बिया सरकार द्वारा उस भूमि के शीर्षक का त्याग भी एक ऐसी स्थिति हो सकता है जो इन दोनों में भूमि के कानूनी स्थिति को नए तरह में बदल देगी। उदाहरण के लिए क्षेत्र इस मामले में पहले केस से संबंधित होगा, लेकिन जटिल इतिहास के कारण इस पर दावा करने के लिए उदार भूमि हमारे पास क्रोएशिया सर्बिया सीमा क्षेत्र है। तो अब ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि भूमि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसके है। ठीक है, तो मूल रूप से स्पष्ट है कि अभी भी ऐसे कोई देश नहीं है जो उदार भूमि के संप्रभुता को मान्यता देती है। लेकिन कौन जानता है कि ये कैसे बदल सकता है। भविष्य में आज जो कुछ हो रहा है ये पिछले साल या उससे कम समय पर आधारित है। हमारे दुनिया जिस तरह से काम करता है उसे समझने के लिए सदी और उससे आगे वर्तमान घटनाओं के साथ बने रहना आवश्यक है। जय हिंद।